हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय जय राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए समय न लेते हुए आज की हिंदी की क्लास शुरू करते हैं, जो कि यूपी पुई और लेखपाल, फातिमे होमगार्ड सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप सबको एकदम बेसिक लेवल से, आपको पहले समास की जानकारी है कि नहीं, आपको पहले अलंकार की जानकारी है कि नहीं, उससे नहीं मतलब है। अगर आज की क्लास आप लेते हैं तो आज की क्लास में ही पूरा कंप्लीट आपको समास और आपके सिलेबस के हिसाब से जो अलंकार है वो सब आज ही खत्म हो जाएगा और आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, पक्का गारंटी। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण में एक पार्ट है समास। आज समास के विषय में पढ़ेंगे। समास है क्या? समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए ऐसे संक्षिप्त शब्द जिनमें विभक्ति या योजक शब्द जो है लुप्त हो जाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो और मेल होने पे वो संक्षिप्त बन जाए और संक्षिप्त होने इस हद तक संक्षिप्त हो जाए कि जिसमें विभक्ति या योजक शब्द लुप्त हो जाते हैं। देखिए, योजक शब्द, योजक मतलब जोड़ने वाले। यहां पे देखिए, योजक, योजक मतलब होता है जोड़ने वाले, योजक जोड़ने वाला, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्द इस प्रकार जुड़ जाए कि जिसमें कि योजक शब्द लुप्त हो जाए। अगर योजक शब्द लुप्त हो गया तो उसके बाद जो शब्द रचना होगी उसी को हम समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास कहेंगे। देखिए, समास का अर्थ ही है, समास का जो मतलब होता है, समास का जो अर्थ है वो क्या है? संक्षेप। क्या है? संक्षेप। अब जब समास को तोड़ देते हैं, समास को वाक्य रूप में बदल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं विग्रह। समास का विग्रह करने का मतलब क्या है कि समास जो दो शब्द हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। तोड़ देने के बाद उनके जो योजक चिन्ह है उनकी जरूरत भी महसूस होगी, है ना। जैसे देखिए, आपने पढ़ा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र में अब देखिए योजक शब्द क्या है? का। क्या है? का। और जब इसका समास बनेगा तो राजपुत्र हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। अब राजपुत्र में देखिए योजक शब्द या विभक्ति का लोप है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, समास के तमाम भेद हैं और वो सारे भेद आपको पढ़ना है, जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो अब आपको क्या इसमें जानकारी मिली कि समास कितने प्रकार के हैं? तो समास 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से समास हैं? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है और द्वंद्व समास है और बहुब्रीहि समास है। ठीक है। अब ये सारे के सारे समास आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, होम गार्ड्स के लिए और इसके साथ में लेखपाल की भर्ती की परीक्षा के लिए, सबके लिए समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम सबका अध्ययन करेंगे, ये एक्चुअल में होते क्या है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास ऐसा समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। कैसे? जैसे देखिए, इसमें जो यूज होने वाले शब्द हैं अव्यय, यथा, प्रति, उप, आ, भर, बिना आदि। ठीक है। अब देखिए, इसमें पहला पद अव्यय होगा, उसमें अव्ययी भाव समास होगा, है ना। जैसे देखिए, अगर आपको जिस भी शब्द में ये मिल जाए, यथा, प्रति, उप, आ, भर, बिना आदि,
तो आप जान लीजिए वहां पे अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की जो पहचान है वो क्या है कि उसका पहला पद जो है वो अव्यय होगा, है ना। और ये अव्यय होने के नाते पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। ठीक है, चलते हैं, इसके उदाहरण भी देखेंगे भी आप। जैसे देखिए ये है प्रतिदिन। क्या है? प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में प्रति भी आपको हमने बताया कि पहला पद अव्यय होता है, तो प्रतिदिन में प्रति अव्यय है। क्या है? प्रति अव्यय है। और आजीवन, आजीवन में आ अव्यय है ना। और यथाशक्ति में यथा, यथाशक्ति में यथा अव्यय है। इसके साथ भर पेट ना, तो इसमें क्या है? भर। ये सब अव्यय है और इसी के नाते ये पूरा पद ही अव्यय हो गया। अब इसका जब विग्रह करते हैं तो प्रतिदिन का विग्रह होगा प्रतिदिन। ठीक है। आजीवन, आजीवन का विग्रह करेंगे तो जीवन भर। देखिए दो शब्द अलग अलग हुए ना। और बीच में यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना, ये इसका विग्रह कर रहे हैं। और जब समास करेंगे तो मतलब संक्षेप, और विग्रह करेंगे तो उन दोनों शब्दों को तोड़ के अलग कर देंगे, है ना। जैसे भरपेट, अब भरपेट का विग्रह करेंगे तो पेट भर करके। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। वह ऐसे शब्द युग्म जहां पे पहला पद अव्यय होता है। अव्यय में क्या बताया गया आपको? जैसे प्रति आवे, आ आवे, यथा, भर आदि, ऐसे शब्द जब आते हैं तो वो उसके बाद वो पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है और वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। और विग्रह करने पर वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं समास की अपेक्षा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास जो है यूपीपी की परीक्षा में अधिकतर बार पूछा जाता है। तत्पुरुष समास, हाँ, तत्पुरुष समास में क्या होता है? पहचान इसकी कि दूसरा पद प्रधान होता है। एक में तो देखिए, आप देखिए किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है और किसी में तीसरा पद प्रधान होता है ना। तो वो आप यहाँ पे देखेंगे कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और जो दूसरा पद प्रधान होता है विग्रह करने पे, अगर समास का विग्रह करेंगे, समास को बिखराएंगे, फैलाएंगे, तो वहां पे बीच में जो उनका योजक चिन्ह है या विभक्ति है वो क्या होगी? का, के, की, से, को, में, पर, ऐसे ऐसे शब्द आए तो जान लीजिए कि वहां पे तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास में फिर से देखिए, तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने में जो योजक चिन्ह है या शब्द है वो कौन से आते हैं? का, के, की, से, को, में, पर, विभक्ति करने पे, है ना। तो देखते हैं इसमें इसका उदाहरण क्या होते हैं तत्पुरुष समास में। ठीक है, जैसे देखिए राजपुत्र। अब राजपुत्र जब देखेंगे तो राजपुत्र का जब हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र हुआ। क्या हुआ? राजा का पुत्र हुआ। अब देखिए राजा का पुत्र हुआ तो इसके लिए ये यहाँ पे विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। और षष्ठी विभक्ति में जो योजक चिन्ह यूज होते हैं वो का, के, की। यहाँ पे देखिए राजपुत्र में राजा का पुत्र, का यूज हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, ऐसे ही देखिए जब हम कहते हैं देवालय, देवालय, देवालय का जब विग्रह करेंगे, देवालय को जब हम तोड़ेंगे अलग अलग शब्दों में तो वो हो जाएगा देव के लिए आलय, है ना। अब यहां पे देखिए चतुर्थी विभक्ति के कारण यहां पे जो योजक चिन्ह है के लिए का प्रयोग होता है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति के कारण यहां पे। अच्छा, तीसरा देखेंगे जलपान। जलपान शब्द जो है
ये इसमें कौन सा समास है? तो आप बताएंगे कि जलपान में तत्पुरुष समास है। क्यों? जब इसका हम विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा जल से पान। क्या हो जाएगा? जल से पान। तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह है वो से है, और ये किस विभक्ति का है? तो ये पंचमी विभक्ति का है। ठीक है ना? विभक्ति को आपको ज्यादा ध्यान में नहीं देना है, आपको ज्यादा ध्यान में ये देखा योजक चिन्ह और जो तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं और जो उनको विग्रह करते हैं, है ना? अगर आपके दिमाग में ये चीजें पहले से क्लियर रहेंगी तो आपको तत्पुरुष समास पहचानने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजी सी पहचान है कि अगर हम ये जो उदाहरण है, उदाहरण का हम विग्रह कर दें, विग्रह करने का मतलब इसको फैला दें, तो फैलाने पे उसके बीच के जो योजक चिन्ह है वो ऐसे आएगा, का, के, की, या के लिए आएगा, या से आएगा, या में आएगा, या से आएगा, है ना? अब जैसे वनवास, वनवास में क्या है? वनवास में तत्पुरुष समास है, और जब वनवास का हम विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है वन में वास। तो वन में वास। अब देखिए में जो योजक चिन्ह है वो सप्तमी विभक्ति का है ना? अच्छा, अब इसके बाद देखिए ये हमने लिखा हस्तलिखित। हस्तलिखित में क्या है? हाथ से लिखित। इसका जब हमने विग्रह किया, हाथ से लिखित में ये देखिए से योजक चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी तत्पुरुष समास है ना? तो चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे खूब बकायदे, तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर जो योजक चिन्ह है वो क्या आते हैं? का, के, की, के लिए, से, में, से, ये चीजें आएंगी, है ना? चलिए अब देखते हैं कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। ठीक है? पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो यहाँ पे जानना चाहिए कि विशेषण ऐसे शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण शब्द कहते हैं। और विशेष्य क्या है? जिसके बारे में विशेषता बताई जाए, जिस शब्द के बारे में विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है ना? दोनों पद एक ही वस्तु के लिए आते हैं। ठीक है? पहला पद और दूसरा पद जो है एक ही वस्तु के लिए आते हैं, तो यहां पे कर्मधारय समास होता है। और ये विग्रह करने पे जो है, जब विग्रह करेंगे, अलगाएंगे उसको, तो बीच में जो योजक चिन्ह होगा वो क्या होगा? जो है। जैसे अब आप देखिए नील कमल। देखिए नील कमल, इसमें कौन सा समास है? तो कर्मधारय। कर्मधारय क्यों? देखिए पहला पद इसमें विशेषण होगा और दूसरा पद जो है विशेष्य हो गया। तो इसका जब हम बांटेंगे तो नील कमल दो भाग में बटेगा, है ना? ऐसे ही अब देखिए नील कमल का जब विग्रह करेंगे तो जो कमल नीला है, तो यहाँ पे योजक चिन्ह जो आया कि नहीं आया? योजक चिन्ह से पहचानेंगे। बहुत ज्यादा डिफिनीशन के चक्कर में पड़ेंगे, परेशान होंगे। हर चीज के देखिए पॉइंट टू अप्रोच तैयारी ज्यादा जरूरी है। आपको जो चाहिए वो बहुत ज्यादा, जैसे जिसका बढ़िया हिंदी का बैकग्राउंड नहीं है, जिसका हिंदी की ज्यादा बढ़िया जानकारी नहीं है, वो अगर परिभाषा में ज्यादा पढ़ेगा तो उसको दिक्कत होगी याद करने में। अगर क्लू, देखिए परीक्षा में ये नहीं लक्ष्य होता कि आपको कितना आता है, परीक्षा में यह जरूरी होता है, परीक्षक ये आपकी परख करता है कि आपके पास कॉमन सेंस क्या है। कॉमन सेंस क्या है? कम समय में अधिकतम आप कैसे कोई समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। परीक्षा का मूल मकसद ये होता है। तो आपको यहाँ पे विद्वान नहीं बनना है, आपको यहाँ पे ज्ञानी नहीं बनना है, आपको परीक्षा क्रैक करना है और उसके हिसाब से जो क्लू है, जो ट्रेंड है, परीक्षा को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स है, उन सबको फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो ट्रिक्स बताया जा रहा है कर्मधारय समास में, उस पे आप ध्यान दीजिए। अब जैसे देखिए महापुरुष है, तो महापुरुष में
महाविशेषण है। पुरुष विशेष, पुरुष के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि वो पुरुष कैसा है, महान है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये इफ का जब विग्रह कर देंगे तो इसका जो योजक चिन्ह होगा वो जो आया यहाँ पर भी, जो पुरुष महान है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे चंद्रमुख गलत दिखा है, चंद्रमुखी होता है ना। तो चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में ये चंद्र जो है चंद्र के जैसा, चंद्र विशेषण है, मुखी जो है विशेष्य है। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे आपको यहाँ पे योजक चिन्ह जो मुख चंद्र जैसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्मधारय में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास में क्या क्या होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। और समास का विग्रह करने पे, विग्रह करने का मतलब तोड़ने पर, उसमें जो योजक चिन्ह है जो है आता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो, यहाँ पे है, यहाँ पे जो, यहाँ पे है, यहाँ पे जो, यहाँ पे है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये नील कमल यूपीपी में जो ट्रैप है, एक यूपीपी में बार बार ये पूछा गया है ना। यूपीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील कमल में कौन सा समास है। तो अब देखिए, नील कमल में अभी अभी आपको पढ़ाया गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। नील कमल में पहला पद विशेषण है, दूसरा पद जो है विशेष्य है। तो अब इसके आधार पर भी ये कर्मधारय हो गया। अब जब इसका विग्रह कर देंगे, जो कमल नीला है, तो ये भी क्या हो गया, विग्रह करने पर भी पता चल रहा है जो है आ गया, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। अब आता है राजपुत्र। अब राजपुत्र जो है, राजपुत्र में जब हम इसको विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे ये हो जाएगा राजा का पुत्र। और राजा का पुत्र में जो योजक चिन्ह आ गया वो क्या आ गया, आपको बताया गया था कि ऐसा जिसमें योजक चिन्ह का, के, की, में, पर, से ऐसा आता है, तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, नोट करते रहिए, है ना। आप हमेशा जब भी क्लास चले आपको एक रफ और एक पेपर लेके बैठना है। उससे फायदा क्या होगा, जब भी जो काम की चीजें हैं आपको समझ में आए, इंपॉर्टेंट चीजें, तो उसको धीरे से नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद जब सुबह उठते हैं, टाइम मिले तो एक बार उसको रिकॉल कर लेंगे। रिकॉल करने से वो आपकी मेमोरी में एकदम स्टेबल हो जाएगा, है ना। चलिए अगला है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है कि इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है और इससे समूह का बोध होता है, ग्रुप का भान होता है ना। ये द्विगु समास के पहचानने की ट्रिक है। पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे देखो त्रिलोक। अब त्रिलोक में जब विग्रह करेंगे, त्रि का मतलब तीन, लोक मतलब लोक का समूह, है ना। तो अब तीन लोक का समूह हुआ कि नहीं, ऐसे बोलते हैं पंचवटी। तो पंच में पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद जो है वो ग्रुप बता रहा है ना। दूसरा पद समूहवाची होता है। अब देखिए, ये वटी मतलब वटों का समूह। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक मतलब त्रि माने तीन लोक और यहाँ पे तीन लोगों का समूह हो गया, है ना। ऐसे पंचवटी तो पांच वटों का समूह, वट मतलब वृक्ष होता है, पांच वृक्षों का समूह। ऐसे ही सप्तऋषि, सप्तऋषि में देखिए सप्त जो है पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद क्या है, वो समूहवाची है। तो ये सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह, है ना। तो यहां पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास होगा। अब इसके बाद अगले पे चलते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद समान होते हैं, दोनों पदों का समान स्थान होता है
और दोनों पदों का जब विग्रह करते हैं तो उनका जो योजक है, चिन्ह है, और होता है। क्या होता है? और होता है। और जब वो समास में होते हैं, संक्षेप में होते हैं, तो और शब्द का लोप होता है, मतलब और शब्द वहां पे नहीं होता। जैसे ये देखिए, हमने कहा माता पिता। देखिए माता पिता में कोई कम कोई ज्यादा नहीं है, माता पिता दोनों समान है ना। अब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये संक्षेप है, और जब इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता बोलेंगे, तो इसमें जो योजक चिन्ह है वो क्या है? और है ना। अच्छा, ऐसे राम लक्ष्मण बोलते हैं, तो जितना राम का महत्व है उतना ही लक्ष्मण का महत्व है, क्योंकि दोनों सगे भाइयों में किसी का कम महत्व नहीं होता है ना। तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण के बीच में देखिए, ये जब इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राम और लक्ष्मण, बीच में योजक चिन्ह और आ जाता है। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं सुख दुख, तो जब सुख और दुख का हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे ये हो जाता है सुख और दुख। सुख और दुख जो है दोनों ही बराबर है, कोई का वैल्यू कम नहीं है। ऐसे देखिए, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, अगर हम समास का विग्रह कर दें, समास को हम तोड़ दें, समास को हम फैला दें, फैलाने के बाद अगर उसमें और आए ना योजक चिन्ह, तो वो 100% द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। अब देखिए, आपका लास्ट है, ये भी यूपीपी का फेवरेट समास है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है, देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अभी यहाँ पे आपको जानना है कि तीसरा पद प्रधान होता है, ना पहला पद प्रधान होगा और ना दूसरा पद प्रधान होगा। देखिए, दोनों पदों से अलग तीसरे का बोध होता है, ठीक है। और विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके ये शब्द आए, ठीक है। विग्रह करने पे जिसका, जिसकी, ये पहचान है कि हम बहुब्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे। सीधी सी बात है कि अगर बहुब्रीहि समास का हम विग्रह करें, विग्रह का मतलब फैलाव, ठीक है, और संक्षेप का मतलब समास। शब्दों को संक्षेप करने पे समास बनता है, और शब्दों को जब हम विग्रह कर देते हैं तो वो क्या होता है? वो फैलाव हो जाता है शब्दों का, ठीक है ना। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे दशानन। दशानन, दशानन, अब इसमें क्या हो गया? जिसके 10 आनन है, जिसके 10 आनन है। तो यहां पे देखिए योजक चिन्ह जिसके आया कि नहीं आया? तो ये देखिए, इसमें जिसके 10 आनन है कौन है? तो वो रावण है ना। अब रावण है तो दशानन में न पहला पद प्रधान है, न दूसरा पद प्रधान है, तीसरा पद रावण प्रधान है, इसलिए यहां पे क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे ही चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या है? जिसके 4 भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु, जिसके 4 भुजाएं हैं अर्थात विष्णु। ऐसे पीतांबर, हाँ, पीतांबर मतलब जिसका अंबर पीला है, जिसका अंबर पीला है। अब देखिए यहां पे भी जिसका आया विग्रह, इसमें भी आया जिसके, है ना। और यहां फब में थर्ड पार्टी हो रही है, जैसे कृष्ण, ठीक। अगर शब्द किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करे, दोनों शब्द मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करें तो वहां पे क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके 6 के 6 समास के बारे में एकदम बेस लेवल से शुरू किया गया और एकदम एंड लेवल तक लाया गया। अगर किसी भी बच्चे को इसमें न समझ में आया हो तो वो हमें कमेंट कर सकता है, वो हम कॉल कर सकता है, वो हमें ग्रुप में
बता सकता है। हम उसकी समस्या के लिए हमेशा तत्पर हैं। इसके साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, अब समास पहचानने की ट्रिक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समास पहचानने की जो ट्रिक है, अगर विग्रह करने पर और आए तो द्वंद्व समास है। ठीक है, अगर जिसका जिसकी जिसके आए विग्रह करने पे, अलगाने पे, तोड़ने पे, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अगर पहला पद संख्यावाची हो तो आंख मूंद के वहां पे द्विगु समास कर देंगे। क्या कर देंगे? द्विगु समास कर देंगे। अच्छा, अगर पहला पद विशेषण है, अब विशेषण क्या है? विशेषण वे शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की या दिए गए शब्द की विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अच्छा, जिसके बारे में बताते हैं वो विशेष्य होता है। तो ऐसे विशेषण और विशेष्य वाला पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अच्छा, अगर विभक्ति आए, विभक्ति आने का मतलब का, के, की, में, से, पर, ये सब आवे, तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। और पहला पद अव्यय हो, ठीक है, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। ये भी आपको बताया जा चुका है ना। इसके साथ ही ये अभी हमने क्लास में ही 3-4 बार आपको 6 समास दोहरा के बता दिए हैं। चलिए, अब देखिए हिंदी व्याकरण में अगला जो आता है वो क्या है? वो है आपका अलंकार। अलंकार, ये देखिए अलंकार भी इंपॉर्टेंट है। अलंकार होते क्या है कि भाषा की शोभा बढ़ाने वाले संसाधन को अलंकार कहते हैं। भाषा की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। और एक कवि रहे केशव जी, उन्होंने लिखा है, भूषण बिनु न विराजहि, भूषण बिनु न विराजहि, कविता वनिता मित्र। देखिए, अपना मित्र है, अगर वो भी ठीक ठाक एटिकेट में नहीं है, फजा सांवरा नहीं है, तो वो भी अपने को बेइज्जती फील कराता है। ठीक है, अगर घर की महिला है तो वो भी अगर जैसे आभूषण नहीं पहनी है तो वो भी अच्छी नहीं लगती। ठीक ऐसे ही अगर कोई कविता है, कविता में अलंकार की शोभा नहीं है, अलंकार नहीं है, तो वो कविता भी अच्छी नहीं लगती। ये लाइन आप जरूर नोट कर लीजिए, भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित्र। कविता का मतलब कविता, वनिता का मतलब होता है औरत, और मित्र का मतलब होता है साथी। ये तीनों ही बिना आभूषण के अच्छे नहीं लगते। तो देखिए, भाषा की शोभा बढ़ाने वाले जो साधन हैं वो क्या है? वो शब्द हैं, है ना, उनके अर्थ हैं। तो शब्द और अर्थ के आधार पर ही अलंकार तय किया गया है। चलते हैं, अब देखिए अलंकार के भेद। अलंकार के भेद जो है वो मुख्य तौर पे 2 है। पहला क्या है? शब्दालंकार, जहां पे शब्द की गुणवत्ता के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां पे शब्दालंकार होता है। और जहां पर शब्द के अर्थ की गुणवत्ता के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां पे अर्थालंकार होता है। ठीक है, यह शब्दालंकार और अर्थालंकार अलंकार के 2 मुख्य भेद हैं। अब इसके बाद हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि शब्दालंकार में क्या क्या होता है। देखिए, शब्दालंकार में पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति, एक ही वर्ण बार बार आए, वर्ण ख्याल करिए, शब्द नहीं कह रहे हैं, एक ही वर्ण, ठीक है, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंचल चपल चितवन, चित चुरा ले गई। ठीक है,
चंचल चपल चितवन, चित चुरा ले गए। तो देखिए यहाँ पे च आया, यहाँ पे च आया, यहाँ पे च आया, यहाँ पे च आया ना, तो यहाँ पे च वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ऐसे आपने पढ़ा होगा, चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चांदनी रात को चटनी चटाई। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है? अनुप्रास अलंकार है। और देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहां पे आप क्या देखेंगे? चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे च 3 बार आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है ना। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको मूल में यह देखना है कि जब एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति या दोहराव होता है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट पे, यमक अलंकार। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे आपको बताएं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए या खाए बौराए। ठीक है, कनक कनक ते सौगुनी, एक पहला कनक है और दूसरा जो है, दूसरा कनक धतूरे के लिए है। ठीक है, अब देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए या खाए बौराए। देखिए, अब कनक मतलब सोना, सोना से धतूरा में मादकता, पागलपन ज्यादा है। क्यों? या सोना को पाने पर भी लोग, सोना मतलब गोल्ड, और उसके बाद धतूरा जो है ये एक ढंग का समझिए कि मादक वनस्पति है धतूरा, तो उसको अभी धतूरा का कोई बीज खा लेता है तो उसको पागलपन का असर हो जाता है। ठीक वैसे ही अभी कोई सोना ज्यादा पा जाता है तो पगला जाता है, ये कहने का सेंस है। तो दोनों बार कनक कनक आया है, दोनों कनक का अर्थ अलग है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार होगा, है ना। क्यों कि अभी हमने बताया कि जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और हर का अर्थ अलग हो वहां पे यमक अलंकार होता है। चलिए अगले पे चलते हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है कि जहां पे अर्थ की वजह से काव्य की शोभा बढ़ जाए वहां पे अर्थालंकार होता है। जैसे इसमें पहला अर्थालंकार में है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यूपीपी में निश्चित तौर पे पूछा जाता है। इसमें जो है, इसके पहचानने के लिए क्या करेंगे कि समान, सा, सी, तुल्य शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे वह शेर सा वीर है, वह शेर सा वीर है। तो यहां पे देखिए, वह और शेर के बीच में तुलना की गई है और तुलनात्मक शब्द क्या है? सा है। क्या है? सा। और ये सा तुलना कर रहा है, इसलिए यहां पे उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार। दूसरा उपमा अलंकार का आप देख सकते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। तो अब देखिए यहां पे जो मन है, मन का तुलना किया गया है पीपर के पात से। जैसे पीपर का पात जरा भी हवा चलता है तो वो क्या होता है? चलायमान हो जाता है। वैसे ही जो अस्थिर मन है, छोटी छोटी चीजों पे बार बार चलायमान हो जाता है। जैसे अभी आप खाए पिए मस्त हैं, अगर सामने ऐसे आइसक्रीम वाला जा रहा है, तुरंत आपके मन में होगा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, है ना। ऐसे आपके बगल से मान लीजिए आप कहीं से गुजर रहे हैं, कहीं बढ़िया पे चाट चाउमीन महक गया, तो आपको तुरंत दिमाग में होता है कभी हम खाएंगे जरूर। तो वो क्या है? तो वो
इतना अस्थाई मन है कि छोटी छोटी चीजों में वो चलायमान हो रहा है। कैसे चलायमान हो रहा है? पीपल के पत्ते के जैसा, कि न जैसी भी हवा चलती है तो पीपल का पत्ता पूरा हिलने लगता है ना। तो ये अपने मन की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? पीपल के पात से। तो यहां पे उपमा अलंकार होगा। अब आता है रूपक अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार को आप ऐसा समझिए कि सीधा सीधा एक रूप कर दिया जाए, रूपक से जोड़ लीजिए जहां पे दोनों चीजें एक जैसी हो जाए, उपमेय और उपमान, ठीक है, सीधा एक रूप में बना दिया जाए। जैसे देखिए, वह शेर है, वह शेर है। अब इसमें क्या देखते हैं? वह और शेर। अभी आप उपमा अलंकार में क्या देखे थे कि वह शेर सा है, तो वहां पे ये था कि शेर अलग है और वह अलग है, लेकिन दोनों को ये बताया जा रहा है कि वो शेर के जैसा है, तुलना की जा रही है। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है? वह शेर है, मतलब उसमें और शेर में कोई फर्क ही नहीं है। इस ढंग की तुलना की गई है। तो जहां पर उपमेय और उपमान को सीधा एक रूप बना दिया जाता है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है ना। तो यहाँ पे जो है रूपक अलंकार होता है। अभी ये हम कल आपको क्लास में बताए थे, चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई। यहां पे देखो, जो चरण है, चरण उपमेय है, कमल जो है उपमान है, क्योंकि चरण की तुलना कमल से की गई है और इस हद तक की गई है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चरण एंड कमल। चरण और कमल के बीच में कोई भेद ही नहीं है। यह माना जा रहा है कि ईश्वर के जो चरण है वो एकदम कमल ही है ना। तो यहां पे रूपक अलंकार हो गया। चलिए, अब इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो पहचान होता है, देखिए इसमें पहचान होता है मनु, मानो, जनु, जानो, इव। जहां पे किसी भी काव्य की पंक्ति दो दी गई है और वहां पे ये शब्द आपको मिल जाए किसी लाइन में, तो आंख मूंद के आप वहां पे बता दो कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे यहाँ पे लिखा है मानो पर्वत चल पड़ा हो ना, मानो पर्वत चल पड़ा हो। तो अब यहाँ पे जो मानो है, मानो एक क्लू है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। मानो एक पहचान है, ये कल्पना, मानो मतलब ऐसी कल्पना करिए कि पर्वत चल रहा है, ठीक। अब ऐसे देखिए, मन, मानो, जन, जानो, इव, ये ऐसे में से कोई एक किसी लाइन में आए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। अब आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जो जन सामान्य की जीवन शैली है उससे बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात करी जाती है, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। अब जैसे यहां पे देखिए, आंसुओं की नदी बहा दी, आंसुओं की नदी बहा दी, ऐसा संभव है? कोई रोए और नदी बहने लगे? नहीं, लेकिन कल्पना की गई है, आंसुओं की नदी बहा दी। ऐसे ही आप एक नरोत्तम दास की है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, मतलब श्री कृष्ण और सुदामा जी का प्रसंग है कि जब सुदामा जी पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के यहाँ, तो वहां पे जो है इतना प्रेम विह्वल होते हैं कि अपने साथी का जो है, देखिए पांव पखारने का विधान है ना, उस पर भी वो ब्राह्मण रहे तो ऐसा विधान है कि अगर घर पे कोई साथी आता है, विद्वान आता है, ब्राह्मण आता है, तो उसका जो है पैर धोने की परंपरा रही है अपने सनातन में।
तो वहां पे एक लाइन आती है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो अब देखिए, नैनन के जल से पग धोना संभव है क्या? नैनन के जल से पग धोए, ठीक है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, मतलब रखा था सिस्टम में वहां पानी का परात, लेकिन इतना ज्यादा उनके प्रेम में वो विह्वल हो गए कि उनकी आंख से जो आंसू गिरे उसी से सुदामा जी के पैर धो उठे, है ना। तो वो भी अतिशयोक्ति वर्णन है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। चलिए अब देखिए, उपमा और रूपक के बीच में जो एग्जाम में एक जाल बनता है ना आपको फंसाने के लिए, उसको समझिए, एग्जाम ट्रैप। अभी आपको हमने बताया था समास में एग्जाम ट्रैप क्या, कर्मधारय और तत्पुरुष में, और यहां एग्जाम ट्रैप बनता है तो उपमा और रूपक में। उपमा और रूपक में कंफ्यूजिंग होता है, तो उसी कंफ्यूजिंग को समझना है। उपमा में जैसे कहा गया शेर सा वीर, यहां पे तुलनात्मक शब्द, दोनों के बीच में तुलनात्मक शब्द होता है। और रूपक में क्या होता है, तुलनात्मक शब्द नहीं होता, एक ही मान लिया जाता है, जैसे वह शेर है, ठीक है। मतलब रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में एक रूपता होती है, और उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में तुलना होती है, ठीक है। अब देखिए, अलंकार की एक रैपिड रिवीजन चार्ट बनाए हैं आप लोगों की समझ के लिए, आप इसको समझिए। रैपिड रिवीजन चार्ट क्या होता है, एक लाइन पे एट ए ग्लेंस आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो। जैसे अभी आपको हमने बताया था ना, चंदू की चाची ने चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो च की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है ना। अच्छा, इसके बाद यमक अलंकार में क्या बताया गया, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बौराय या खाए बौराय, ठीक है। अच्छा, ऐसे देखिए, एक है तेवे तीन बेर खाती थी, तेवे तीन बेर खाती है। बहुत बढ़िया है, इसको आप समझ लीजिए, याद हो जाएगा आपको। तेवे तीन बेर खाती थी, तेवे तीन बेर खाती है। तेवे नगन जड़ाती थी, तेवे नगन जड़ाती है। ये यहाँ पे जो है कवि वर्णन कर रहा है कि उन रानियों के बारे में वर्णन कर रहा है, कभी वो गरीबी में थी तो वे तीन बेर खाती थी। तीन बेर का मतलब होता है तीन बेर, तीन बेर में हो गया तीन बेर, झरबेरी के बेर, ठीक है। और तीन बेर का मतलब होता है तीन टाइम, है ना। तेवे तीन बेर खाती थी, तेवे तीन बेर खाती है। एक समय उनका था जब गरीबी में थी, जब राजमहल में नहीं थी, तो वे अपना जीवन यापन कैसे करती थी, दिन भर में कहीं से जंगल से बेर वगैरह मिल गया, तीन चार बेर खा ली तो दिन भर उसी में बीत गया। अब क्या है, तीन बेर खाती है, मतलब सुबह भी खाती हैं, दोपहर भी खाती हैं, शाम को भी खाती हैं। राजघराने में है, खाने पीने की कमी नहीं है तो खा रही है। उसके बाद है तेवे नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी। मतलब एक समय था कि उनके पास शरीर पे कपड़ा नहीं होता था, अधखुली शरीर रहती थी और उनको ठंडी लगती थी। तेवे नगन जड़ाती थी मतलब ठंड लगती थी, और आज की डेट में तेवे नगन जड़ाती है। और एक समय आज ये है कि वो रत्न अपने अंगूठी में, जो अंगूठियां पहनती हैं उसमें नग लगवाती हैं, महंगे महंगे नग, है ना।
तो देखिए कितना बढ़िया है। ये बेर, बेर शब्द का पहले बेर का दूसरा अर्थ है, दूसरे बेर का दूसरा अर्थ है। पहले नगन का दूसरा अर्थ है और दूसरे नगन का दूसरा अर्थ है। तो अब आप समझ गए होंगे। ये देखिए यमक अलंकार का बहुत बढ़िया उदाहरण है ना। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसको हर बार अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। तेवे 3 बेर खाती थी, तेवे 3 बेर खाती है। तेवे नगन जड़ाती थी, तेवे नगन जड़ाती है। तो फर्क है ना। तो ये देखिए ये काव्य की शोभा है ना। अच्छा, अब इसके बाद आता है उपमा। उपमा जब करते हैं तो उसमें सा सी जैसे तुलनात्मक शब्द आते हैं। और रूपक में क्या होता है, रूपक में उपमेय और उपमान दोनों में बहुत ही साम्य हो जाता है, उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। और अतिशयोक्ति में क्या होता है, कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना। देखिए जैसे अगर देखेंगे ये नरपत नाल का जो आलखंड है ना, आलखंड में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब क्या है कि अतिशयोक्ति है। पहले चारण समय में जो राजा महाराजा के यहाँ कवि रहते थे तो वो राजा महाराजा का गुणगान करते थे। लड़ाई वो करते थे राजा महाराजा क्या फेस करके आए हैं वो तो वो जानते हैं, लेकिन उनका गुणगान करके उनकी रोजी रोटी थी, उन्हीं पे निर्भर थे। तो इसलिए वो क्या करते थे कि राजा भले युद्ध से मार खा के लौटे हो, लेकिन यहाँ पे बताएंगे राजा ने ऐसा लड़ाई की कि पूरा का पूरा मैदान खाली हो गया, है ना। तो वो सब अतिशयोक्ति से भरे हुए हैं। जो राजा के दरबारों के आश्रित कवि थे उन लोगों ने हमेशा अतिशयोक्त करके झूठे यशगान किया है अपने सम्राट का। अब उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी आपको बताया गया कि मन मानो जनु जानो इव आदि ऐसे शब्द आते हैं। अब देखिए उत्प्रेक्षा का भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। नाक की मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है ना। तो फिलहाल ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप ये याद रखिए उत्प्रेक्षा में क्या होगा, मन मानो जनु जानो इव आदि, ये उत्प्रेक्षा के पहचान में है। इसके साथ ही आज के हिंदी में अलंकार और समास की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और आप लोग देख करके समझ करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो भी कमेंट करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट करिएगा। हम आपके साथ हमेशा हैं और आपके सहयोग के लिए कटिबद्ध हैं और आशा करते हैं कि आप लोग आगे भी ऐसे हमारे चैनल पर बने रहेंगे। आप फिर सहयोग की अपेक्षा के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।